नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मल्हार क्लास 7th का लेसन 2 तीन बुद्धिमान। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आप मुझे कहाँ से, किस जगह से देख रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 तीन बुद्धिमान। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। यानी एक पुअर आदमी था जिसके पास पैसे की कमी थी और उसके 3 बेटे थे। वे प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी है, ना तो गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना ही हमारे पास कोई मनी है। इसीलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। ये कह रहा है कि एक डिफरेंट टाइप का जो मनी है वो आपको संचित करने का मतलब है स्टोर करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। यानी कोई भी आपके सामने कोई भी थिंक है, कोई भी सिचुएशन आ गई है तो तुम्हें उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए, यानी चारों तरफ आप जो है नज़र बनाए रखें। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। तो वो कह रहा है कि आपको अपनी मनी को रिप्लेस किससे करना है कि आपकी देखने की क्षमता जो है, चीज़ों को समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और गोल्ड और सिल्वर की बजाय आपके पास जो आपका ब्रेन है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी ना होगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो वो कह रहा है कि हमारे पास हालांकि मनी कम है, लेकिन फिर भी आप अपना ब्रेन जो है उसको इतना डेवलप कर लो कि आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास धन की कमी है। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, यानी उनकी डेथ हो गई। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, तो सारी सिचुएशन को देखा और बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं रहा, आओ घूम फिर कर जगत को देखते हैं। यानी कि बाहर चलते हैं, संसार में क्या हो रहा है वो देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में किसी श्रमिक का काम कर लेंगे, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो वो कह रहे हैं कि चलो, अब हमारे फादर जो हैं वो तो एक्सपायर हो गए हैं, तो चलो हम देखते हैं कि इस पूरे संसार में क्या हो रहा है। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम डेली बेसिस के ऊपर या फिर जो कैटल्स हैं उनको चराने का काम कर सकते हैं। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लागी, यानी कि जहाँ पर वैलीज़ जो होती हैं, डीप वैलीज़, उनके अंदर गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया, जो माउंटेन्स थे उनको पार किया और इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। 40 डेज तक उन्होंने ये यात्रा की। उनके पास जितना खाना पीने का सामान था अब समाप्त हो गया था। वे थककर चूर हो गए थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। तो उनके पास जो भी वो अपने साथ फूड लेके आए थे वो भी ख़त्म हो गया और वो बहुत ही टायर्ड हो गए। उनके पैरों के अंदर जो छोटे छोटे ब्लस्टर्स हो गए, लेकिन उनका जो सड़क थी जिसके ऊपर, जिस रोड पे वो चल रहे थे, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे, एक बिग सिटी थी, उसके बाहर वो तीनों भाई जो हैं वो पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। अब उनको जब आगे नगर दिखाई दिया तो वो खुश हो गए। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई, यानी जो एल्डर ब्रदर था, अचानक रुका और उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक ऊंट गया है, यानी कैमल वहाँ से गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पा रहा हो। और वे कुछ और आगे गए। सबसे छोटे ने कहा कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। तो उन्होंने केवल ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन सोच लिया। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार, यानी एक
घोड़े पे बैठा हुआ आदमी वहाँ से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, जो एल्डर ब्रदर था उसने पूछा, घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो, यानी कोई मिसिंग थिंग है आपकी जो जिसको आप सर्च कर रहे हो। घुड़सवार ने रुककर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आंख से देख नहीं पा रहा था? मंझले भाई ने पूछा, यानी जो बीच वाला था उसने। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक महिला सवार भी थी? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की दृष्टि से देखा, यानी उसको अभी डाउट होने लगा उनके ऊपर। आहा, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुम बताओ तुमने उसे क्या किया है? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में ये सभी बातें कैसे पता हैं? तो अभी ये जो तीनों भाई हैं इन्हीं के ऊपर इसको डाउट होने लगता है, क्योंकि वो फुल डिस्क्रिप्शन जो बताते हैं ऊँट का वो एकदम सही होता है, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। तो वो एक डायरेक्शन बताते हैं उसको कि उधर जाओ तो तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना होगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं है, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। अब उनको ये चिंता होने लगी कि यार ये तो हम पे ही डाउट कर रहा है। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली, यानी सोर्ड निकाली, और उसे जोर से घुमाता हुआ तीनों भाइयों को आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में लेके गया और इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास चला गया। तो उसने क्या किया, गार्ड्स को वो तीनों भाई सौंपे और खुद राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ के लिए ले जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी और मेरे छोटे बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में तीनों व्यक्ति मिले जो पैदल चल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ऊँट को चुराया है और मेरी पत्नी और बेटे को मार डाला है। तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा डाउट है कि इन्हीं तीनों ने मेरा जो ऊँट है उसको चुराया है और मेरी जो वाइफ थी और मेरा जो सन था उसको इन्होंने मार दिया है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसीलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आंख नहीं थी, उस पर एक महिला और बच्चा सवार था। अब उसने बता दिया कि मुझे डाउट इसलिए हुआ कि मेरे बताने से पहले ही उन्होंने फुल डिस्क्रिप्शन सही बता दिया। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया, थोड़ा सा थॉट किया उसने, और फिर बोला, जैसे कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य ही उन्होंने चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ ले आओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को लेकर झटपट अंदर आया। तो वो तीनों को लेकर वापस से राजा के सामने आया। चोर, तुरंत बताओ, राजा ने उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? तुमने कहाँ हाइड करके रखा है उस ऊँट को? हम चोर नहीं हैं, यानी हमने उसको चुराया नहीं है, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति ने कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे चुराया नहीं है? राजा, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, यानी उन्होंने ऐसे अपने आप को प्रैक्टिस की है बचपन से। उनके पिता ने कहा था कि सभी चीज़ों को अच्छे से देखकर और फिर उसको अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस इस तरह से की है। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसीलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा होगा। तो उन्होंने कहा है कि हमने अपने एनवायरनमेंट के अंदर अपना जो देखने का नज़रिया इस तरह से रखा है और अपना जो सोचने का नज़रिया इस तरह से रखा है कि हम किसी भी चीज़ को बिना देखे भी स्थिति को पूरी को समझ सकते हैं। राजा हंस दिया
किसी को भी देखे बिना उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, यानी कुछ बोला उसके कान में। मंत्री तुरंत महल के बाहर गया और लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लेकर आए थे, यानी बहुत बड़ा एक बॉक्स लेकर वो 2 सर्वेंट्स के साथ वापस आया। दोनों ने पेटी को बड़ी सावधानी से द्वार के पास रख दिया, तो जो बॉक्स था उसको उन्होंने डोर के पास रख दिया। वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई और किस ढंग से रखी गई। हाँ, तो चारों हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है, राजा ने कहा। अब राजा जो है उसने जो बॉक्स मंगाया उसको दिखा के पूछा है इनसे कि बताओ क्या है। महाराज, हम तो पहले ही विनती कर चुकी है, हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मंझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर एक पोमेग्रेनेट है जो कि रॉ है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया और सेवकों ने तुरंत आदेश को पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। बॉक्स को ओपन किया। पेटी खुली जाने पर उसने उसमें झांका, यानी उसके अंदर देखा। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा बहुत अधिक सरप्राइज हो गया। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तुम्हें इनके बताए रास्ते पर जाकर ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो राजा स्वयं चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन बनवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। मतलब उसके जो राजा था वो बहुत अधिक सरप्राइज हो गया और उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की, तीनों भाइयों की, उनको अच्छे से खाना वाना खिलाया। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? तो सबसे बड़ा भाई जो है उसने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बड़ा सा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस सवार को यह बताया कि उस ऊँट के एक आंख से देख पाता था? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँटनी चरी है, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि तो है। मंझले ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि बच्चे और महिला सवार थे? मैंने, सबसे छोटे भाई ने कहा। मैंने देखा कि उस स्थान पर ऊँट के घुटने टेककर बैठने के चिन्ह बने हुए हैं और उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए और साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। तो छोटे भाई ने कहा कि फुटप्रिंट दिखे मुझे और ऊँट के नीचे बैठने का उसके पैर जो हैं, उसके घुटने, उसके नीज जो हैं, उनके मार्क भी दिखाई दिए। बहुत अच्छा, तुमने सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वह थोड़ी सी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो उसके अंदर किसी छोटी वस्तु के गोल गोल लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। यानी जब रोल करता है, कोई चीज़ रोल करती है तो वो रोलिंग का साउंड उनको सुनाई दिया। मंझला भाई बोला, यानी बीच वाला,
मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी तो उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु तो अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे। नहीं, जब वो एंटर हुए तभी उन्होंने देख लिया था कि वहाँ पे पोमेग्रेनेट के बहुत सारे पेड़ लगे हुए, तो उन्होंने इसी से अनुमान लगाया कि जो वो बॉक्स है वो किधर से आया है जहाँ पर वो गार्डन था। बहुत अच्छा, राजा ने कहा और सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान के सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया। खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया, यानी वहाँ पे कोई विंडो होगी जो गार्डन की साइड ओपन होगी। राजा ने बाहर देखा तो पाया उद्यान में लगे अनारों के सभी वृक्षों में कच्चे अनार लटक रहे हैं। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित हो गया, बहुत अधिक सरप्राइज हो गया। धन संपत्ति और सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम बलवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोश है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो इस तरह से राजा इन तीनों भाइयों से इम्प्रेस हो गया, जो हालांकि गरीब थे लेकिन फिर भी उनके अंदर बुद्धि बहुत अधिक थी, और राजा ने उन्हें ससम्मान आगे विदा किया। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर जाकर आप इस बुक की फुल प्लेलिस्ट जान सकते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर और लेसन एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिलेगा। कृपया कर एक कमेंट कर ज़रूर बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा और आप इंडिया के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। धन्यवाद।